हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी स्टूडेंट्स और जो जॉब में है इधर जो जॉब में जाने वाले सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और आज के सेशन में मैंने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है दैट इज़ HVAC। ठीक है, क्योंकि लास्ट कुछ कमेंट्स में किसी ने HVAC के बारे में पूछा था कि सर HVAC का कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस दिखाइएगा। तो वीडियोस तो मेरे पास नहीं बनाया हुआ है, बट वो मैं किसी नेक्स्ट सेशन में दिखा दूंगा। बट आज का मेरा डिस्कशन हार्डली 15 मिनट्स का मैंने रखा है, जिसमें मैं HVAC के बारे में आज आपसे पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। अब HVAC है क्या चीज़? HVAC का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगर मैं एक शॉर्ट तरीके में बोलूँ तो ये एक प्रकार का एयर कंडीशनर ही है। अभी जैसे घरों में लोग एयर कंडीशनर लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको टेम्परेचर देता है और थोड़ा बहुत आपके रूम के अंदर ड्राइनेस आपको फील होगा, मतलब थोड़ा ह्यूमिडिटी कम कर देता है, ड्राइनेस भी कर देगा आपके रूम के अंदर। ठीक है। तो ठीक इसी तरह से जो HVAC होता है ये इंडस्ट्रियल पर्पस होता है, या आप कह सकते हैं किसी बड़े स्केल पे आपको जहाँ पर रूम में टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है, आइदर डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करना है कंटामिनेशन रोकने के लिए। ठीक है, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है HVAC के लिए। तो अब हम चलिए बड़े स्केल पे अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बड़े बड़े होटल्स रिसोर्ट में भी आपके HVAC यूनिट लगे रहते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में लगे रहते हैं। मतलब बड़े स्केल पे HVAC ही यूज़ होता है, AC का यूज़ कम हो जाता है क्योंकि वो इफ़िशिएंट नहीं हो पाता है, मेंटेनेंस के वर्क ज़्यादा निकलते हैं। नंबर ऑफ़ एसीज आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बढ़ जाती है उनको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो 24/7 चलाने पड़ते हैं तो तकलीफ होता है। तो इस तरीके से HVAC जो है हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग काफ़ी बड़े स्केल पे यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि HVAC में कौन कौन से इक्विपमेंट मेजर यूज़ होते हैं। तो HVAC पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको एयर हैंडलिंग यूनिट की ज़रूरत होती है, जिसको हम AHU कहते हैं। सेकंड, आपको चिलर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, आपको कूलिंग टावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। चौथा, आपको जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको टेम्परेचर, RH और डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करना है, ये चारों चीज़ों को जब आप मिला देंगे कम्प्लीटली, तब आपका हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बन जाता है। ठीक है। अब एयर हैंडलिंग यूनिट की बात करें तो एयर हैंडलिंग यूनिट क्या होता है, एक प्रकार का बड़ा डिवाइस होता है जिसके अंदर आपके बेसिक फिल्टर्स होते हैं, मतलब प्री फिल्टर होते हैं, फाइन फिल्टर होते हैं। उसके बाद उसमें मोटर एंड ब्लोअर होता है। फोर्थ आपका हे और माइक्रोवेव फिल्टर होगा, देन हेपा फिल्टर होता है। हेपा फिल्टर के बाद आपकी जो एयर होगी वो रूम में जाएगी जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत है एप्लीकेशन की। ठीक है। अब आपका एयर HVAC से पास होता है, सबसे पहले प्री फिल्टर आएगा, तो आपके एयर में एटमॉस्फेयर का जो भी एयर है वो पहले छनता है, वहाँ पे 5 to 10 माइक्रोन का होता है। देन उसके बाद आपका उस AHU के अंदर कूलिंग कॉइल होगी, आइदर स्टीम कॉइल होगी। ठीक है, सॉरी दोनों होगी। तो सबसे पहले आपकी एयर कूलिंग कॉइल पे जाती है, जहाँ पे उसका टेम्परेचर जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना कम हो जाएगा। अब उस कूलिंग कॉइल में क्या आएगा, आपका कोल्ड कोल्ड वाटर आएगा। अब वही कोल्ड वाटर कहाँ से आएगा, आपका चिलर से आएगा। चिलर से जो ठंडा पानी होगा वो उस कॉइल में सर्कुलेट होगा। ठीक है। तो आपका एयर वहाँ से ठंडा हुआ। अब ठंडा जितना होना है हो गया। अब उसके बाद वो स्टीम कॉइल से आइदर हीटर से पास होगा। उसके बाद आपको हीटर लगाना है, आइदर स्टीम कॉइल लगाना है। अगर आपने स्टीम कॉइल लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो आपको बॉयलर का स्टीम उसमें सप्लाई करना पड़ेगा। आइदर इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एयर उस तो आइदर उस हीटिंग कॉइल से पास होगा जहाँ पे उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा एयर का, और ह्यूमिडिटी आपकी जो एयर में रहेगी वो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि हीटिंग से उसको ह्यूमिडिटी ड्रॉप हो जाएगी, मॉइस्चर आपका ड्रॉपलेट बन के नीचे हो जाएगा। उसके बाद जो भी ब्लोअर रहेगा जो एयर सक्शन कर रहा है वो फिल्टर से पास होते हुए, कॉइल से पास होते हुए फिर आगे जाएगा। एक फिल्टर और आता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो वी फिल्टर। वो फाइन फिल्टर होता है, 5 माइक्रोन का, 3 माइक्रोन का भी हो सकता है। उसके बाद एयर आपका हेपा फिल्टर से पास होगा जो कि 0.3 माइक्रोन का होता है, और वो एक प्रकार से सुपर फिल्टर होता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो है उल्पा फिल्टर भी लगा लेते हैं जो कि हेपा से और ज़्यादा इफिशियंट होता है। ठीक है।
अब HEPA से पास होने के बाद आपका एयर जो है रूम में प्रोसेस हो जाएगा जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। फिर वहाँ से एयर वापस उस रूम से रिटर्न होकर के फिर से आपके AHU में वापस आ जाएगा, यानी आपका एयर वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा उसमें, ठीक है। अब कई बार कुछ केसेस में क्या होते हैं, जैसे AHU में एग्जॉस्ट फिल्टर भी लगे रहते हैं, ब्लीड फिल्टर भी लगे रहते हैं, तो वो AHU के एयर को मेंटेन करने के लिए फ्रेश एयर थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। तो जो फ्रेश एयर आपका रहेगा वहाँ से उसको ट्यूनिंग करनी रहती है। वो तो जो इंडस्ट्री में एक बार आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो फ्रेश एयर कैसे आपको चालू करना है, बंद करना है, वो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली तौर पे एयर हैंडलिंग यूनिट। अब स्टीम कॉइल में जो हीट मिला वो कहाँ से मिला? बॉयलर से मिला। आइदर इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दो तो इलेक्ट्रिकल हीटर से आपका काम हो जाएगा। अब कूलिंग कॉइल में जो ठंडा पानी आया वो कहाँ से आया? चिलर से आया। चिलर का एप्लीकेशन क्या होता है? चिलर का काम ही होता है कि ये वाटर को कोल्ड करेगा, और वही कोल्ड वाटर इवेपोरेटर में जो आपका कोल्ड वाटर कोल्ड हो जाएगा वो आपको AHU के कूलिंग कॉइल में पानी जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए फंक्शन हो गए बेसिक। अब चिलर कैसे काम करेगा? चिलर जो होते हैं उसमें आपके एक प्रकार से पूरी कंप्लीट VCC साइकिल होती है, वहाँ पर वेपर कंप्रेशन साइकिल होती है। चिलर में आपका कंप्रेसर होगा, कंडेंसर होगा, एक्सपांसन डिवाइस होगा, इवापोरेटर होगा, ठीक है। तो कंडेंसर जो आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा वो कूलिंग टावर से कनेक्टेड होता है, क्योंकि कंडेंसर में आपको पता है रेफ्रिजरेंट 50% गैस फॉर्म में होगा, 50% लिक्विड फॉर्म में हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कूलिंग टावर जो है आपके चिलर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। कंडेंसर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलिंग टावर की ज़रूरत होती है। और एक्सपांसन डिवाइस से होने के बाद जब आपका रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में जब आके एकदम कोल्ड हो जाता है तो उस समय दूसरे आपके सेल साइड से जो वाटर उसमें जाएगा, इधर ट्यूब साइड से जो रहेगा, तो अगर सेल में आपका रेफ्रिजरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है ट्यूब से आपका वाटर पास होगा, तो वो वाटर क्या होगा? रेफ्रिजरेंट का जितना भी कूलिंग रहेगा ले लेगा, और वही वाटर जो ठंडा होगा चिलर से फिर वो AHU के कूलिंग कॉइल में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया आपको। हीटिंग कॉइल में जो हीट जाएगी आइदर आप बॉयलर से ले लीजिए स्टीम फॉर्म में, आइदर अगर आपको कंपनी स्टीम कॉइल में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन नहीं अगर ऑप्शन ले रही है तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दीजिए। तो आपके इलेक्ट्रिकल हीटर से जो एयर AHU में पास होगी वो उसका मॉइस्चर वहाँ से ड्रॉप होके कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चिलर का फंक्शन। फिर बॉयलर का फंक्शन क्लियर हो गया, और कूलिंग टावर का फंक्शन भी आपको क्लियर किया कि जो कंडेंसर होता है चिलर में, तो कंडेंसर का वाटर भी जो रहेगा जो रेफ्रिजरेंट होता है वहाँ पर वो 50% लिक्विड फॉर्म में होगा, रेफ्रिजरेंट 50% गैस फॉर्म में होगा। तो कंडेंसर का कूलिंग मेंटेन करने के लिए कूलिंग टावर लगाया जाता है। कूलिंग टावर में क्या होगा? कंडेंसर का जो भी पानी जो हीट ले लेगा वो पानी कूलिंग टावर में स्प्रे फॉर्म में ऊपर से गिराया जाएगा, और बाहर की एयर जो सक्शन होगी कूलिंग टावर में, जब ऊपर का फैन चलता है कूलिंग टावर का तो वो एयर खींचता है बाहर का अंदर की तरफ। तो जो आपका कंडेंसर चिलर के कंडेंसर का जो वाटर कूलिंग टावर में ऊपर से गिरेगा तो वो कूलिंग टावर में भी फिन्स होते हैं, उस फिन्स में से पानी पास होता है, फिर स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बाहर की हवा जब उस वाटर पार्टिकल से टकराएगी तो पानी आपका ठंडा होगा, फिर वापस से जो पानी ठंडा होता है वापस से कंडेंसर में रिसर्कुलेट होगा। तो वो क्या करता है? रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कंट्रोल करके मेंटेन करता है। क्योंकि ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है, गैस फॉर्म में होता है। कंडेंसर में आने के बाद वो रेफ्रिजरेंट जो है 50% लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 50% गैस फॉर्म में रहता है। एक्सपांसन डिवाइस में आने तक आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वही रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर में आता है लिक्विड फॉर्म में कोल्ड होकर के आएगा, क्योंकि एक्सपांसन डिवाइस के बाद आपका रेफ्रिजरेंट कोल्ड हो जाता है। तो वही कोल्ड रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर में आएगा तो वहाँ पे उसका बॉइलिंग स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका AHU का जो कूलिंग कॉइल मैंने बताया, तो कूलिंग कॉइल में ठंडा पानी तो गया, लेकिन AHU में जो हवा अंदर सक होके आएगी तो उससे क्या होगा? कूलिंग कॉइल जो है एयर का जितना भी हीट रहेगा ले लेगा, क्योंकि उसने अपना ठंडापन एयर को दे दिया, तो और एयर का हीट जो है ले लिया, तो वो हीट वापस इवापोरेटर में पास होगा,
तो वो रेफ्रिजरेंट की कूलिंग ले लेगा, फिर से आपका पानी ठंडा हो जाता है, फिर वापस वही ठंडा पानी AHO के कूलिंग कॉइल में चला जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी कंप्लीट हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फॉर्मेशन होता है। तो HVAC में ये 4 फुट स्टेप आपको हमेशा याद रखना है कि HVAC में आपका एयर हैंडलिंग यूनिट आपको चाहिए, जो एयर को AHO में सक करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, फिर कूलिंग कॉइल से जाएगा, फिर हीटिंग कॉइल से जाएगा, उसके बाद ब्लोअर रहेगा, ब्लोअर के बाद फिर आपका माइक्रोन फाइन फिल्टर होगा, फाइन फिल्टर के बाद हेपा फिल्टर होगा, फिर वो एयर रूम में जाएगी, फिर वहाँ से रिटर्न वापस AHO में आएगा। ठीक है, तो ये क्लोज लूप बन गया। इस क्लोज लूप में सपोर्टिंग कौन कौन से इक्विपमेंट हैं? चिलर, जो कि कूलिंग AHO के कूलिंग कॉइल को ठंडा पानी देगा। दूसरा, अगर आपने बॉयलर लिया हुआ है तो बॉयलर जो है स्टीम कॉइल से पास होगा, और अगर आपके पास बॉयलर का एप्लीकेशन नहीं लेना तो आप हीटर लगा दीजिए। और थर्ड जो आपका रहेगा कूलिंग टावर रहेगा, जो कि चिलर के लिए यूजेबल होता है, जो कि चिलर का साइकिल फॉर्मेशन करता है, क्योंकि चिलर VCC साइकिल पे चलता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे चलेगा, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया चिलर में कंप्रेसर होगा, कंडेंसर होगा, एक्सपांसन डिवाइस होगा, इवोपरेटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग का फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं HVAC। HVAC चलाने के लिए, उसका इंजीनियर बनने के लिए आपको डिप्लोमा डिग्री है तो भी चलेगा, डिप्लोमा है तो भी चलेगा, मैकेनिकल में है तो भी अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकल में है तो भी अच्छी बात है। तो HVAC इंजीनियर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन दोनों ही चलेंगे, आइदर आप इलेक्ट्रिकल हैं तो भी अच्छी बात है, मैकेनिकल है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब HVAC का जो एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज़ में है। फार्मास्यूटिकल में बहुत ज़्यादा है, हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल्स में भी इनकी ज़रूरत अच्छी खासी है, होटल्स, बड़े बड़े रिसोर्ट्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी होता है। बट अगर आप इंडस्ट्रियल तरीके से देखने जाओ तो हेल्थ केयर कंपनी में सबसे स्ट्रांगली HVAC का यूज़ होता है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में होता है, टूल रूम्स में इंडस्ट्रीज़ में होता है, उसके बाद आपका केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, और फूड इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में है। मतलब आप ऑलमोस्ट देखने जाओ तो HVAC हर जगह अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से HVAC इंजीनियर बनना है आपको तो डिप्लोमा इधर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। HVAC का कोई बेसिक कोर्स आप कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे HVAC के कोर्सेज होते हैं जो कि जॉब में जाने के पहले आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया है तो आप इंडस्ट्री में किसी फ्रेशर कंपनी में लगते हैं तो आप वहाँ पे HVAC धीरे धीरे सीख जाएंगे, हार्डली 1-2 महीना लगेगा सीखने में, उससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल दोनों के लिए एप्लीकेशन अच्छा है, दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए स्कोप बहुत ही अच्छा है उसमें HVAC के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं HVAC इंजीनियर की सैलरी। एक्चुअल में HVAC इंजीनियर की सैलरी अच्छी होती है, बट कुछ इंडस्ट्री में अच्छी नहीं होती, कुछ इंडस्ट्रीज़ में अच्छी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे मैटर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को क्या पे आउट देना चाहती है। अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयों में शेयर करना चाहते हैं, और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद का ग्रोथ बहुत अच्छा करना है, तो वो अच्छी सैलरी देती है HVAC इंजीनियर को, क्योंकि उनका काम बहुत क्रिटिकल होता है। और HVAC हैंडल करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। सीखना बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन करना इट्स अ वन टाइप ऑफ द टफ जॉब। तो अगर आप उसमें मास्टर हैं, स्किल्ड है, तो ही आप कर सकेंगे, अदरवाइज तकलीफ भी होती कईयों को, मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपको जिस रूम में, जहाँ भी प्रोडक्शन एरिया, जहाँ पे RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो आपका HVAC सिस्टम ऑटो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितना ऑटोमेशन हो उतना बेटर है। अगर ऑटोमेशन नहीं है तो मैनुअली आपको जुगाड़ करने में बहुत तकलीफ होगी, और हर वक्त आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा कूलिंग। क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे सपोज़ करो कि कोई प्रोडक्शन एरिया, अभी वहाँ पे बोल दिया कि मुझे ह्यूमिडिटी 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय आपको जो आपकी हीटिंग कॉइल है उसकी सेटिंग आपको परफेक्ट रखनी पड़ेगी, जिससे कि 40% से ज़्यादा RH अंदर एरिया में ना बढ़े। पता चला कि आपका बाहर का एयर 90% RH उसमें है, मतलब 90% ह्यूमिडिटी है। अब कूलिंग कॉइल से आपका एयर पास हुआ, चलो टेम्परेचर आपका 10-12 तक आ गया, ठीक है, लेकिन हीटिंग कॉइल आपका कितना स्ट्रांग है, या आपने कितने किलोवाट का हीटिंग कॉइल रखा है कि आपका RH सपोज करो 40% नहीं आया, तो आपको यानी हीटिंग बढ़ाना पड़ेगा।
हीटिंग बढ़ाना है तो यानी आपको कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, और सॉरी कम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा तो आपका टेम्परेचर एयर का चला जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा हीटिंग करोगे। अब पता चला कि जिस जगह पे प्रोडक्शन करना है, अगर वहाँ पे सपोज करो वो बोलेंगे नहीं टेम्परेचर हमको 20 डिग्री रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% आना चाहिए, तो उस केस में आपको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, कूलिंग कॉइल को और ठंडा रखना पड़ेगा आपको, और हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपका एयर से ज़्यादा मॉइस्चर आपका निकल जाए, तो आपका आरएच कम हो जाएगा। तो आरएच कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर और कम करना पड़ता है आपको, जिससे कि आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और आरएच भी आपका कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये सभी जुगाड़ मेथोडोलॉजी, ये सब जितना आप ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे उतना अच्छा आपको मेंटेन करने आ जाएगा। और अगर आपके कंपनी में अगर एचवीएसी में अगर ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगा है तो वो खुद ही ऑटो कंट्रोलिंग करता रहेगा एक एक्चुएटर के थ्रू। वहाँ पे कूलिंग कॉइल में, स्टीम कॉइल में सब एक्चुएटर लगे रहते हैं। आप सिस्टम में डिस्प्ले में जितना सेट टेम्परेचर डाल दोगे तो उसके हिसाब से वो कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल में आपका ऑटोमेटिक कूलिंग कॉइल ओपन होता रहेगा। यहाँ पे स्टीम कॉइल है, इधर हीटिंग है, तो वो भी एडजस्ट करके ऑटोमेटिक एयर को मेंटेन करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एचवीएसी को मेंटेन करना, इट्स टू नॉट अ टू टफ तो नहीं बोल सकते, बट स्टिल जब तक आपको अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तक वो टफ है। एक बार आपके हाथ बैठ गए, सेट हो गए, आप मास्टर हो गए, तो आपके लिए बहुत इजी जॉब है एचवीएसी को हैंडल करना। ठीक है, अब एचवीएसी इंजीनियर के हम सैलरी स्केल पे आ जाते हैं। सैलरी स्केल हर ऑर्गेनाइजेशन का देखो कम ज़्यादा है, वेरिएशन है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैच करते हैं, पकड़ते हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी का मैटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकता कि किस इंडस्ट्री में एचवीएसी इंजीनियर की सैलरी अच्छी रहेगी, कहाँ कम रहेगी। हाँ, लेकिन अगर हम कंट्री वाइज देखने जाए तो इंडिया में एचवीएसी इंजीनियर की ज़रूरत है, सैलरी नॉमिनल है। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर एचवीएसी में आपको पैसे कमाने या बहुत ज़्यादा आपको मतलब पैसे की होड़ लगी है, तो आपको फिर गल्फ़ कंट्री की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि गल्फ़ कंट्री में एचवीएसी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं, तो वहाँ पे एचवीएसी इंजीनियर की ज़रूरत होती है, और एचवीएसी बहुत बड़े स्केल पे वहाँ पे यूज़ होता है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप देखने जाओ तो एचवीएसी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। इधर आप अमेरिका, ये सब जगहों पे भी अच्छी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं एचवीएसी में, तो वहाँ आपको स्केल बहुत अच्छा मिलने का उम्मीद रहेगा। बट अपने कंट्री में उतना स्कोप है अपने कंट्री में, बट पे स्केल बहुत मैटर करता है, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर्स जो है ना, पैसे देने के मामले में बहुत रोते हैं। ठीक है, तो अब इसमें वही है कि अगर आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, आपका ग्रिप बहुत अच्छा है, और आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर आपका अच्छा रहेगा, कि अगर जैसे कोई ब्रेकडाउन आया एचवीएसी सिस्टम में और आपने फटाफट उसको हैंडल किया और अच्छे से चला रहे हैं, तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को आपकी गरज अच्छी हो तो आपको अच्छा पे स्किल दे करके वो मेंटेन रखेगा। हम्म? तो इस तरीके से जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में नया एचवीएसी सिस्टम लगाना है, तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो आप उसको कंट्रोल करके, गवर्न करके आप उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो एचवीएसी में और इससे ज़्यादा बताने के लिए तो कुछ नहीं है। हाँ, एक व्यूअर का रिक्वेस्ट है कि वीडियो दिखा करके मुझे मतलब एएचयू का वीडियो दिखाना, तो वो मैं एक दिन एक वीडियो बनाता हूँ एएचयू का, तो आपको दिखा दूंगा कि उसमें कौन सी चीज़ कैसे रहती है। बट वर्बली जो मैंने आपको बताया वो भी अच्छे से मैंने बताया, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बट स्टिल अगर नहीं समझ में आए तो आप यूट्यूब में क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मेरा अभी व्हाट्सअप का इशू है, वो व्हाट्सअप चल नहीं रहा मेरा वो वाला। ठीक है, तो जो भी व्यूअर व्हाट्सअप पे अगर मैसेज डाल रहे हैं तो प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए, उसको मैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि वो व्हाट्सअप पता नहीं वो मोबाइल चेंज करने के चक्कर में वो गड़बड़ हो गया सब वो। ठीक है, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी चालू कर लूँगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और अगले वीडियो का वेट कीजिए। अगला टॉपिक क्या होगा मैं अभी से नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जो जब टॉपिक सेट होता है माइंड सेट में, तभी मैं तुरंत आके यहाँ पे स्पीच में दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है कि आज ये वीडियो देना है या कल इस टॉपिक पे देना, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही देखता हूँ कि रिपीटेशन टॉपिक ना हो, कोई कोई रिपीटेशन में होंगे बट वो कंटेंट चेंज रहेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो और कुछ बताना तो नहीं रह गया ना, वही सोच रहा हूँ कुछ छूटा तो नहीं है ना।
ठीक है, चलिए, अगर और कुछ है तो आप क्वेश्चन रेस कीजिएगा, तो दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि एक ही में सब चीज़ नहीं आ पाता, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट मेरे सभी स्टूडेंट्स लोग जो भी पढ़ाई में हैं, जो जॉब में, इधर जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।